Hey, what's up, gentlemen? So, अपडेटेड मटेरियल का PT 365 जो कि इकोनॉमिक्स के टॉपिक चल रहे थे उसकी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज है टॉपिक पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट। ये अपडेटेड PT 365 के जो इकोनॉमिक सेक्शन है उसकी दूसरी वीडियो है। ठीक है, तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक है म्यूनिसिपल बॉन्ड। अब ये म्यूनिसिपल बॉन्ड एग्जैक्टली हो क्या रहा है? ठीक है, अगेन पूरा अपना फोकस ये रहेगा कि हम लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देखनी है। लॉन्ग स्टोरी को क्या करना है, शॉर्ट में कन्वर्ट कर देना है। पूरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर नहीं जाना, डाइव इन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे। और उसी सीरीज में सबसे पहला पॉइंट कि हमें इस टॉपिक से क्या याद रखना है। पहली बात तो कंटेक्स्ट ध्यान में रखना है कि हुआ क्या है कि कंट्री का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जारी किया गया है। ठीक है, कंट्री का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जारी किया गया है। किसने जारी किया है? NSE। और NSE क्या होती है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये आपको पता है। बाकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, और इसी के साथ एक वर्ड और होता है, BSE। ठीक है, BSE और NSE क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दें। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1600 कंपनीज है लिस्टेड हैं, और इसमें मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड है। इसके अंदर क्या हुआ है कि इसका जो इंडेक्स है उसको हम लोग निफ्टी 50 बोलते हैं, निफ्टी 50 बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? सेंसेक्स। मतलब कि NSE ऊपर जा रहा है, कम आ रहा है, इसको कैसे पहचाना जाएगा, उसके लिए इसका एक अपना इंडेक्स है जिसको निफ्टी 50 बोलते हैं। इसमें मतलब कि NSE की जो सबसे टॉप मोस्ट 50 कंपनियां उनको लिया जाता है, और इसको देख के बता देते हैं कि NSE ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इसी तरीके से जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसके इंडेक्स को हम लोग सेंसेक्स बोलते हैं, और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 30 सुपर कंपनीज आ रही होती है। ठीक है, वर्ल्ड रैंकिंग में हिसाब से देखें तो जो NSE है ये 11th नंबर पर आती है। 11th नंबर का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा है, और ये जो है आपका BSE 10th नंबर का है। ध्यान रखिएगा, ये जो इसी ने जो NSE है उसने म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को जारी किया है। अब इसमें बहुत सारी बातें, इतना मैंने बता दिया, इतना आप ध्यान रखिए। अब इससे हम लोग और चीज़ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एग्जैक्टली जो म्यूनिसिपल बॉन्ड होता है होता क्या है। बेसिक से ध्यान रखिएगा, म्यूनिसिपल बॉन्ड उन बॉन्ड को बोला जाता है जो कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज मतलब इशू करती हैं, और इनके साथ कोई भी गवर्नमेंट गारंटी नहीं होती। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई म्यूनिसिपल बॉडी है, उसको पैसे की ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है, तो वो क्या जाएगी, मार्केट में आएगी, बॉन्ड इशू कर देगी, और उसको क्या मिलेगा, बॉन्ड इशू करेगी, तो इस बॉन्ड को सब लोग कौन खरीदेंगे? कस्टमर खरीदेंगे। कस्टमर खरीदेंगे तो पैसा किसको देंगे? इस म्यूनिसिपल बॉडी को बोलते हैं। तो इनके दो म्यूनिसिपल बॉडीज के द्वारा जारी किया गया जो बॉन्ड होता है जिससे वो मनी रेस करती है उसको हम लोग म्यूनिसिपल बॉन्ड बोलते हैं। और ये म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए NSE ने अभी रिसेंटली कंट्री का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जारी किया है। किसने जारी किया है? NSE ने। NSE क्या होती है? NSE एक तरीके का स्टॉक एक्सचेंज है जिसको हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, जिसमें 1600 से ज़्यादा कंपनीज हैं। इसका इंडेक्स जो है निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 क्या है? 50, 1600 में से 50 सबसे बड़ी कंपनियां जिनका एक एवरेज निकाला जाता है, और इनकी निफ्टी 50 को देख के पता चलता है कि NSE ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इसी साथ साथ एक और चीज़ होती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे ओल्डेस्ट है, 5000 से ज़्यादा उसमें कंपनीज हैं, 10वें नंबर की पोजीशन है वर्ल्ड में, और उसके इंडेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसेक्स बोलते हैं। इस के लिए बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें हम जान लेते हैं कि जो इसका बेस लिया जा रहा है, बेस ईयर लिया जा रहा है, वो जनवरी 2021 लिया जा रहा है, और इसकी जो रिव्यू होता है वो क्वार्टरली हो रहा है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन खास नहीं है, बस ध्यान रख लेना। उसके बाद जो म्यूनिसिपल बॉन्ड होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं इंडिया में। इंडिया में म्यूनिसिपल बॉन्ड दो तरीके के होते हैं। पहला होता है जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड, और दूसरा होता है रेवेन्यू बॉन्ड। जनरल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि इसमें कोई प्रॉफिट ओरिएंटेशन नहीं है, लेकिन तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पर्सन किसी बॉन्ड में क्यों इन्वेस्ट करता है? ताकि उसको प्रॉफिट मिले। लेकिन ये पहले से ही है कि इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन इसमें होगा क्या कि जो कम्युनिटी को आप सर्व कर सकते हैं कि जैसे बिल्डिंग्स बन जाएगी, पार्क की बिल्डिंग बन जाएगी, स्कूल इंप्रूव हो जाएंगे, तो म्यूनिसपैलिटी काहे के लिए पैसा रेज करेगी? जाहिर सी बात है, लोगों की भलाई के लिए म्यूनिसपैलिटी को पैसा चाहिए ताकि हॉस्पिटल बन सके, स्कूल बन सके, इंस्टीट्यूशन अलग अलग डेवलप हो सके। तो जो लोग इसमें पैसा लगाएं वो प्रॉफिट ना करके बल्कि इस तरह की चीज़ों में डेवलपमेंट होगा तो उनको अच्छा फील आएगा। दूसरा था रेवेन्यू बॉन्ड। रेवेन्यू बॉन्ड में जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रॉफिट का प्रोसेस होता है। रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है,
ऐसे बॉन्ड, ऐसे म्युनिसिपल बॉन्ड जिससे रेवेन्यू जनरेशन वाले प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, जैसे रोड बनाना, तो रोड पे टोल आएगा ना, तो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इस तरह के लिए जब म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बॉन्ड बोला जाता है। तो म्युनिसिपल बॉन्ड दो तरीके से, पहला जनरल ऑब्लिगेशन और दूसरा क्या है, रेवेन्यू बॉन्ड। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी बहुत अच्छी चीज़ दिख हुई जो आपके लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि म्युनिसिपल बॉन्ड जो इंडिया में लॉन्च हुए हैं उसमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट यूज हो रहा है कि उसमें जो पेमेंट किया जाएगा वो एस्क्रो अकाउंट से किया जाएगा। एस्क्रो अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट से क्या, अभी एस्क्रो अकाउंट क्या होता है बस ध्यान से देखिएगा, जो बता रहा हूँ बस उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सपोज दैट, मान लीजिए कि पहले क्या होता था कि एक एंटिटी ये है, कोई एक पर्टिकुलर बायर है और एक मान लो कोई ये सेलर है। तो मान लो कि अगर बायर को सेलर से कुछ चीज़ें खरीदनी है, ठीक है, यहाँ से ये कुछ कमोडिटी बेच रहा है, तो अगर इसको कोई चीज़ इससे खरीदनी है तो क्या करना पड़ेगा, ये इनको क्या करेंगे, पैसे देंगे, मनी, और ये इनको क्या वापस में दे देंगे, गुड्स। अब अगर होता यह है कि मान लीजिए कि ये जो अमाउंट मनी जो भेजी जा रही है ये थोड़ी बड़ी अमाउंट है, लाखों करोड़ों रुपए में, तो होता क्या है कि हो सकता है कि जो बायर हो और जो सेलर हो उसमें से अगर कहीं बायर ने पैसा नहीं दिया, जैसे इसने सारे गुड्स भेज दिए लेकिन बायर ने इनको पैसा नहीं भेजा, तो इसको प्रॉब्लम हो जाएगी। उसी तरीके से हो सकता है कि इसने पैसे भेज दिए, सेलर ने गुड्स नहीं भेजे, तो डिफ़ॉल्ट होने की प्रॉब्लम बहुत होती है, कि ये डिफ़ॉल्ट होने की प्रॉब्लम हो सकती है। इस डिफ़ॉल्ट होने से प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया जिसको हम लोग एस्क्रो अकाउंट से बोलते हैं। एस्क्रो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है क्या, बायर और ये है सेलर, अब इसके बीच में एक अकाउंट खोल दिया जाएगा। अब ध्यान रखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्क्रो अकाउंट। अब होगा क्या कि अगर इनको बायर को सेलर से कुछ चीज़ें खरीदनी है तो क्या करना पड़ेगा, पैसा पहले इसको ना दो, पहले एस्क्रो अकाउंट में डालो। अब एस्क्रो अकाउंट में जैसे मान लो कि 100 करोड़ रुपए की चीज़ खरीदी जा रही है, 100 करोड़ रुपए की, तो जब बायर के एस्क्रो अकाउंट में पेमेंट आ गया, इसका मतलब क्या, सेलर इंश्योर हो गया कि भैया ऐसा है कि एस्क्रो में पड़ा हुआ है, हम सामान बेचते रहेंगे, हमें पैसा मिलता रहेगा। तो मान लो कि सेलर ने बायर को 20 करोड़ रुपए का सामान भेजा, ठीक है, तो एस्क्रो अकाउंट से 20 करोड़ रुपए इनको ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर इन्होंने 20 करोड़ का भेजा, फिर 20 करोड़ ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर इन्होंने 20 करोड़ भेजा, फिर 20 करोड़ ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसे करते करते पूरा पेमेंट होगा। तो कहने का मतलब है एक इफिशियंसी लाने के लिए एक थर्ड पार्टी का अकाउंट होता है, उसको हम लोग एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं, ताकि जो बीच में जो फेथ है, जो ट्रस्ट है, वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो सके। जो ट्रस्ट फैक्टर था ना कि लोगों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं होता, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एस्क्रो अकाउंट का एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। और म्युनिसिपल बॉन्ड में जो पेमेंट मैकेनिज्म है वो इसी एस्क्रो अकाउंट से ही एस्टैब्लिश किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा बस। बाकी डिटेल नहीं करना है, कैसे काम कर रहा है ये पढ़ लेगी, आपको मास्टरी थोड़ी ना करनी, पीएचडी थोड़ी ना करनी कि आप हर चीज़ को समझ रहे हो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट है, ऑब्वियस सी बात है, कौन इसको रेगुलेट कर रहा होगा, सेबी इसको रेगुलेट कर रही है, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें अच्छी हैं, उसको पढ़ लेना। अगेन, पूल्ड फाइनेंसिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। पूल्ड फाइनेंसिंग का मतलब कुछ नहीं है, बस यहाँ से पेमेंट लिया, यहाँ से पेमेंट लिया और एक जगह इकट्ठा किया, उसके बाद कहीं पे जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, उसको पूल्ड फाइनेंसिंग बोलते हैं। अगेन डिटेल है, एक बार पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। इसको मैं अपनी जो PD 365 की इकोनॉमिक वाली जो सीरीज आई है उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। इसको मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरी वे में इसके बाद टाइम वेस्ट करने से कोई औचित्य नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिए वीडियो दे दूंगा, वहां जाके उसको देख लेना। नेक्स्ट है की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट इन फाइनेंशियल मार्केट। पहला कॉन्सेप्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंटिटीज। न्यूज क्या है कि सेबी ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है कॉर्पोरेट बॉन्ड के ऊपर, उसको अलाउ किया है। ध्यान रखिएगा, सेबी रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट का, उसने बोला है कि जो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड हैं और जिनकी रेटिंग AA प्लस या उससे ऊपर है, उसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डील कर सकती है। अब यहां पे देखो, दो तीन वर्ड आपके लिए जानना जरूरी, एक है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक है कॉर्पोरेट बॉन्ड, ठीक है। तो इस न्यूज़ में आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है, और साथ ही साथ अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, ठीक है। कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को हम स्टार्ट करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में जानते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होते हैं, ये एक तरीके की डेट सिक्योरिटी है जो कि कैपिटल को रेज करने के लिए जारी की जाती है, और ये कौन करेगा, बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती हैं वो इसको जारी कर रहे होते हैं। जैसे अब मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ी सी कंपनी है, बहुत बड़ी सी कॉर्पोरेट एंटिटी है, उसको पैसे की ज़रूरत है, कैपिटल की ज़रूरत, तो वो क्या करेगी, मार्केट में जाएगी। तो एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बॉन्ड यूज हो रहा है, ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी नहीं होगी,
ये होगा लॉन्ग टर्म, मोर देन 1 साल के लिए। तो वो 1 साल से ज़्यादा वाली मैच्योरिटी पीरियड के लिए एक पेपर लॉन्च करेगी, कह देगी भैया देखो ये बॉन्ड है और इतने इतने रुपए का, मान लो कि बोल दो कि 100 करोड़ रुपए का बॉन्ड है, 100 करोड़ रुपए का बॉन्ड है और इसका मैच्योरिटी पीरियड 10 ईयर है, 10 ईयर है, और इसके ऊपर हम 10% इंटरेस्ट आपको देंगे हर साल। ठीक है, तो ये होता है अगर ये जारी किया गया बॉन्ड, अगर ये जारी किया गया बॉन्ड अगर कॉर्पोरेट के द्वारा है तो उसको हम लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड बोलते हैं, अगर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है तो उसको हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी या जीसेक बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को अलाउ किया है सेबी ने, किसके लिए, जिन कॉर्पोरेट की एंटिटी ए प्लस या उससे अबव है। अब यहाँ पर दो चीज़ें जो आपके लिए जाना जरूरी है, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा तभी होता है जब एक सेलर और बायर के बीच में कोई ऑब्लिगेशन, कोई रिलेशन हो, सेलर और बायर के बीच में। ठीक है, मान लो कि अभी कोई सामान चल रहा है कि मान लो सपोज दैट कि 1 kg जो एप्पल है, हाँ अच्छा है, 1 kg जो एप्पल मिल रहा है वो 60 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, तो सेलर कौन हो गया, एप्पल बेचने वाला, एप्पल बेचने वाला, और बायर कौन हो गया, जो उसको खरीद रहा है। तो बायर ने सोचा कि इन फ्यूचर हमें थोड़ी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम एक काम करते हैं, सेलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भैया हमें फ्यूचर में कि लगभग हमें 1 कुंटल आपका एप्पल चाहिए होगा, लेकिन उसका जो प्राइस होगा वो यही प्राइस पर हम आपसे लेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट उससे करेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें दो एंटिटी होती हैं, सेलर और बायर। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दोनों की डिफिनेशन एक ही है, बस एक डिफरेंस है। दोनों की डिफिनेशन में क्या होता है कि जो बायर और सेलर में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भैया ऐसा है कि हम इस डेट पर, एक पर्टिकुलर डेट पर, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, है ना, और एक प्री डिफाइंड प्राइस पर, मतलब पहले ही प्राइस डिफाइन किया, आपसे इस पर्टिकुलर तारीख पर इस डिफाइंड प्राइस पर इतनी चीजें आपसे हम खरीदेंगे। यहां पे मैंने सेब का एग्जांपल लिया है, लेकिन अगर उसमें आएगा तो शेयर बेस भी हो सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है ये ऑफिशियली है, और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अनऑफिशियली होता है। अनऑफिशियली का मतलब है ये स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं होता, जो फॉरवर्ड होता है ये स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं हो रहा होता है, लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्टॉक एक्सचेंज पर हो रहा होता है। तो एक कहने का मतलब ये है कि अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तभी तो इसके ऊपर सेबी की अपनी रेगुलेशन आएगा। इट मीन्स कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कोई बायर या सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक डेजिग्नेटेड डेट पर, एक डेजिग्नेटेड प्राइस पर फ्यूचर में हम आपसे ये चीज़ खरीदेंगे। अगर ये स्टॉक मार्केट में हो रहा है तो उसको हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, अगर स्टॉक मार्केट में नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसी वजह से फॉर्मल इनफॉर्मल है, फॉरवर्ड इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। अब ये अगर ये स्टॉक मार्केट पे नहीं होते तो इसको कहाँ पे होते हैं, ओवर द काउंटर होते हैं, ओटीसी। अब ओटीसी क्या होता है कि किसी जगह पे गए, अब कोई कंपनी है अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, जैसे मान लो जोमैटो कंपनी है। अब जोमैटो कंपनी अभी मान लो अभी तो लिस्टेड हो गई है स्टॉक मार्केट में, अगर मान लो कि किसी वजह से स्टॉक मार्केट में वो लिस्टेड नहीं है और उससे पहले उसके शेयर को कोई खरीदना चाहता हो, जैसे मान लो उसने बोला कि हम एक अपना शेयर है उसको इस बेस पे बेचना चाहते हैं, शेयरिंग करना चाहते हैं, तो जब प्री डिफाइंड अब स्टॉक मार्केट पे हो जाएगी तब तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट पे अगर वो नहीं है, उससे पहले उसकी शेयरों की बिक्री हो रही, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं। बस ध्यान रखिएगा। और सेबी ने किसको अलाउ किया है, ए प्लस वाली ऊपर वाली कंपनियों को ही अलाउ किया है। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप 2 मिनट के अंतर्गत हुआ क्या है कि सेबी ने अलाउ किया है, किसको अलाउ किया, सेबी ने अलाउ किया है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को कि आप लोग क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखो होता क्या है, देखो जो कॉरपोरेट होते हैं, जैसे कॉरपोरेट बॉन्ड होते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड या कॉरपोरेट जो आपकी सिक्योरिटीज होती हैं और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसमें दोनों में फ़र्क क्या है।
कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में फ़र्क क्या होता है? दोनों ही क्या है, पैसा उठाने के लिए होता है। दोनों में फ़र्क क्या होता है? ये बहुत रिस्की होती है और ये रिस्क फ्री है, रिस्क फ्री है। अब मान लो कि अगर किसी ने कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा लगाया है तो उसको डर ही रहता है कि चला कहीं कंपनी बैठ ना जाए। अब जैसे क्या नाम है, अडानी में क्या हो, जिसने पैसा लगाया वो तो लुल्लु हो गया, खुद अडानी खुद लुल्लु हो गया। तो मैटर ये है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड बड़ा रिस्की होता है। अब ये रिस्की होता है तो सबको डर लगा रहता है, रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। तो अब इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि चलो ठीक है, जैसे मान लो कि कोई एक पर्सन है जिसने किसी एक कॉर्पोरेट एंटिटी से कुछ शेयर खरीदे हैं या उसका बॉन्ड खरीदा हुआ है, लेकिन इसको डर है, ये जो बायर है इसको डर है कि कहीं ये कंपनी के साथ कुछ दिक्कत ना हो जाए, तो अगर कुछ डिफॉल्ट हो गई ये कंपनी तो उसका पैसा डूब जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तीसरी कंपनी आई। तीसरी कंपनी ने कहा कि ठीक है, बायर के पास गए, कहीं ऐसा है तुम घबराओ नहीं, तुम एक काम करो कि तुम हमें हर महीने कुछ प्रीमियम देते रहो, प्रीमियम कुछ पैसा हमें धीरे धीरे भरते रहो, थोड़ा थोड़ा पैसा भरते रहो। तो वो ये बोलेंगे काहे के लिए पैसा भरें, तो कहेंगे ठीक है, अगर ये बाय डिफॉल्ट मान लो ये कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है तो हम तुम्हें एक इंश्योरेंस की तरीके से तुम्हारा पैसा सारा दिलवा देंगे वापसी। तो मतलब क्या है कि अगर इस बायर ने इस कंपनी में कोई शेयर खरीदा है या किसी तरीके से अपनी हिस्सेदारी ली और इसको डर है कि कहीं ये कंपनी डिफॉल्ट हो तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नई कंपनी आई। उसने बोला ऐसा है, बायर के पास गई, तुम घबराओ नहीं, तुम एक काम करो, अगर ये डिफॉल्ट हो जाएगी तो तुम्हें इसका पैसा निकलवा के मैं दे दूंगी। तो कहने लगे तुम इतने अच्छे तो हो नहीं कि तो फ्री में काम करोगे। तो कंपनी का नहीं, हम तुमसे प्रीमियम लेंगे, हमको प्रीमियम दो। तो ये एक तरीके से इंश्योरेंस का काम करती है। तो इसमें क्या हो गया, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप हो गया। अगर डिफॉल्ट हो जाएगा तो इसका क्रेडिट स्वैप किसके पास हो गया, इनके पास, स्वैप हो गया इनके पास। और इसमें क्या हुआ कि सारी प्रॉब्लम इन्हीं ने ले ली। इज दैट क्लियर? तो बायर को इस डर से बचाने के लिए कि अगर ये डिफॉल्ट हो जाएगी तो मेरा पैसा कहीं भाग ना जाए, इसके लिए एक नई कंपनी आई। उसने क्या किया, इस बायर से बोला कि तुम मेरा एक इंश्योरेंस लो ले, लाइक इंश्योरेंस, तुम हमें हर महीने प्रीमियम देते रहना और अगर कुछ चीज़ें प्रॉब्लम होती तो सारा पैसा तुम्हें हम वापस करके देंगे। अभी क्या हुआ है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, ये वाली कंपनी बनने के लिए AIF को रजामंदी दे दी गई है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को रजामंदी दे दी गई है। अब AIF क्या है यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वो होते हैं, 3 कैटेगरी में सॉरी 3 कैटेगरी होती है। अब इसके बारे में शायद मैंने एक्सप्लेन किया, अगर नहीं आप लोगों को मिल पाएगा तो मुझे बता दिएगा, तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में पूरी डिटेल कर लूँगा। बाकी आप यहाँ से एक बार पढ़ चुके हैं, पढ़ सकते हैं। 3 तरह की कैटेगरी हो रही होती है। अगेन सॉरी, आगे बढ़ते हैं। AT1 बॉन्ड, AT1 बॉन्ड क्या न्यूज़ आई है, आप लोग को पता होगा कि एक्सिस बैंक में जो एक्सिस बैंक का फ्रॉड हुआ था उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अब एग्जैक्टली इन्होंने क्या कंटेक्स्ट है वो नहीं दिया है, बिकॉज जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जो क्रेडिट स्विस बैंक है उस पर भी जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है वो AT1 बॉन्ड की वजह से ही आ रहा है। अभी ये है क्या AT1 बॉन्ड, इसको जानने के लिए सबसे बेसिक से चीज़ देख लो। देखो बहुत बेसिक सा, AT1 बॉन्ड है क्या, बहुत गाड़ी चलती है भैया, एकदम आवाज़ अच्छी आ रही भैया, थोड़ा सा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आवाज़ आती है। हम सोचते हैं मंगल ग्रह पे जाके क्लास रिकॉर्ड करेंगे। चलो देखो AT1 बॉन्ड होता क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स क्या है, बैंक को स्ट्रेंथन करने के लिए एक ये कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं और ये कई गाइडलाइंस आई थी, 1, 2 एंड 3। जो 3rd आई थी वो 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसके बाद आई थी, तो 2010 तक ये नहीं आई थी। इसमें क्या हुआ था, अलग अलग तरीके से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए थे, किसको दिए गए थे, बैंक को। और जनरली उसमें से एक कॉन्सेप्ट था कि भाई कैपिटल की रिस्पेक्ट में कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए थे कि जो बैंक की जो कैपिटल मनी है उसके रिस्पेक्ट में कुछ गाइडलाइंस दी गई थी। क्या गाइडलाइंस है इसके बारे में भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, मैं देखूंगा कि अगर वो चीज़ें यूट्यूब पे पड़ी होंगी तो मैं उसका लिंक यहाँ पे दे दूंगा, अगर नहीं होगी तो आप लोग बता दिएगा कमेंट में, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बेसल नॉर्म में बैंक को मजबूत करने के लिए अलग अलग तरीके की कई गाइडलाइंस दी, लेकिन उन्हीं गाइडलाइंस में से कुछ कैपिटल के ऊपर भी गाइडलाइन दी थी। अब ये कैपिटल का मतलब क्या होता है, देखो बहुत ध्यान से देखना। जैसे कोई भी जब बैंक स्टार्ट होता है, तो जैसे मान लो कोई बैंक स्टार्ट होने जा रहा है, अब बैंक स्टार्ट होने के बाद तुरंत तो कस्टमर आएंगे नहीं, तो बैंक को अपना कुछ बेसिक प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ इनिशियल फॉर्म में कुछ पैसा लगाना पड़ता है। जैसे मान लो कि एक बैंक स्टार्ट हुआ जिसमें 100 करोड़ रुपए लग गए,
100 करोड़ रुपए लग गए। अब क्या, बैंक जब अपना काम स्टार्ट करने लगा तो फिर कस्टमर इसमें आएंगे, तो डिमांड डिपॉजिट डालेंगे, एफडी डालेंगे, अलग अलग तरीके, तो पैसा इसके बाद आ जाएगा। तो जो ये इनिशियल पैसा लगा था उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, और इसको सॉल्व करने की जो जिम्मेदारी है, इसके रिस्पेक्ट में जो गाइडलाइंस होती है वो बेसल नॉर्म्स ने दी है, बेसल नॉर्म्स ने दी है, जो कि 2010 वर्ष में इस्टेब्लिश हुई थी, देख लेना। लेकिन जब कस्टमर का पैसा आ जाएगा, बहुत सारा पैसा आएगा, फिर बाहर जाता है, तो ये वाला जो अमाउंट होता है इसको रेगुलेट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, या मैं ऐसे बोल दूं आरबीआई की होती है। इट मीन्स कि आरबीआई के जितने भी प्रोसीजर होते हैं वो जनरली इससे रिलेटेड होते हैं, और बेसल नॉर्म्स इससे रिलेटेड होती है। अभी जो 81 बॉन्ड है वो इससे रिलेटेड है, 81 बॉन्ड जो है वो बेसल नॉर्म से रिलेटेड। अब ये किस तरीके से रिलेटेड है ये ध्यान से देखना। ये गया है कि जो बैंक है उसको अपनी इनिशियल कैपिटल जितनी भी होगी उसमें रिस्क वेटेड एसेट का अप्रॉक्सीमेटली 11.5% अपने पास मिनिमम रखना पड़ेगा। अब ये रिस्क वेटेड एसेट क्या मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कितनी जो एसेट उसने जो दी है, वो चूंकि जो लोन देती है वो एक तरीके की एसेट कॉलम में आता है, तो वो एसेट के ऊपर कितना रिस्क है। अब जैसे मान लो कि जैसे कोई बैंक है जिसने 2,000 रुपये का लोन दिया हुआ है, 2,000 रुपये का लोन दिया हुआ है। अब लोन में से चूंकि वो जो लोन दिया हुआ है 2,000 रुपये में से तो कुछ कोलेटरल लिया होगा, तो मान लो कि उसने 1,000 रुपये का कोलेटरल लिया था और 2,000 रुपये तक का लोन दिया, मान लो। तो इनके बाद अगर मान लो डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो बैंक को कितना लॉस होगा इसमें, क्योंकि 1,000 रुपये का तो कोलेटरल इसके पास है, ये कितने का लॉस होगा, 1,000 रुपये का। तो यहाँ पे रिस्क वेटेड एसेट कितना हो गया, 1,000 रुपया। अब होता क्या, इसका एक रेशियो लिया जाता है। अगेन टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहिए हम लोग को, बस इस पर ध्यान रखना रिस्क वेटेड एसेट क्या होती है। तो बोला जाता है कि इसका 1,000 रुपये का, तो इसी तरीके इसका रेशियो निकालो, तो रेशियो में बोला गया है कितना उनके पास होना चाहिए कैपिटल का, अपने पास कितना होना चाहिए, 11%, 11.5% होना चाहिए। अब ये जो कैपिटल होती है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, टियर 1 और टियर 2। फिर बोला गया है कि बेसल ने बोला कि जो टियर 1 कैपिटल हो ये होना कितना चाहिए, 8%, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार या करार बोलते हैं। लेकिन इन आरबीआई ने इस चीज को आगे बढ़ाते हुए बोला कि हम 8% नहीं रखेंगे बल्कि हम 9% रखेंगे। इट मीन्स कि टोटल कैपिटल का मिनिमम कितना होना चाहिए, 11.5, लेकिन उसमें से जो टियर 1 कैपिटल है जिसको कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो बोलते हैं, ये 8% बेसल ने बोला था, लेकिन आरबीआई ने बोला कि हम 8% नहीं रखेंगे बल्कि हम 9% रखेंगे। अब बाकी का बचा हुआ जो 2.5% है वो टियर 2 से आता है, वो अलग अलग तरीके से होता है। हमारा फोकस इस पर नहीं है, हमारा फोकस इस पर। क्यों? क्योंकि टियर 1 के भी 2 पार्ट होते हैं, टियर 1 के भी 2 पार्ट होते हैं। इसको बोलते हैं कॉमन इक्विटी टियर 1, कॉमन इक्विटी टियर 1, और दूसरा होता है एडिशनल टियर 1, एडिशनल टियर 1। अभी कॉमन इक्विटी टियर 1 का मतलब क्या है कि ये जो 9% है, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लूं, ये जो टियर 1 है इसमें कितना परसेंट मेंटेन रखना है, 9%। अब मान लो कि उस बैंक में जो लोगों ने अपनी इनिशियल कैपिटल लगाई थी उसमें से जो 9% को मेंटेन रखना है, और मान लो कि 6 लोग इसके अंतर्गत इन्वॉल्व हैं, तो सब लोग क्या करेंगे, 1-1% दे देंगे। कितना परसेंट दे देंगे, 1-1%। तो 9% इनको रखना है, 1-1% अगर ये लोग देंगे तो कितना होगा, 6%। बाकी का बचेगा 3% कौन लाएगा भाई, कहां से लाना पड़ेगा। तो जो बाकी का 3% होगा उसमें बैंक को ये पावर दी गई है कि वो 3% को अरेंज करने के लिए एडिशनल टियर 1 के बॉन्ड जारी कर सकती है, एडिशनल टियर 1 के बॉन्ड जारी कर सकती है। आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर होंगी। एडिशनल टियर 1 के बॉन्ड जारी कर सकती है। अब क्या हो रहा है कि इस टियर 1 के जो बॉन्ड है, अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, AT1 बॉन्ड बोलते हैं, AT1 बॉन्ड बोलते हैं। अब इसकी कुछ खास बात है कि ये अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड प्रीपेचुअल है, अनसिक्योर्ड प्रीपेचुअल बॉन्ड है। मतलब प्रीपेचुअल का अनसिक्योर्ड का मतलब सिक्योर नहीं है, प्रीपेचुअल का मतलब है ये कभी एंड नहीं होंगे, नेवर एंड है। नेवर एंड का मतलब क्या है कि जैसे नॉर्मल बॉन्ड होते हैं ना, उनकी एक मैच्योरिटी पीरियड होती है कि भाई 10 साल के लिए हैं, 20 साल के लिए, ये कोई एंडिंग नहीं है, जब तक सरकार चाहेगी तब तक। हाँ, इसके ऊपर इसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ध्यान रखिएगा, अनसिक्योर है, प्रीपेचुअल बॉन्ड है, तो इसी वजह से, चूंकि कौन इसमें पैसा लगाएगा फिर भाई, जब इतनी प्रॉब्लम आ रही तो कोई भी अपना पैसा नहीं फंसाना चाहेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कंडीशन होती है कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट जो दिया जाता है वो हाई होता है नॉर्मल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। इसी वजह से लोग इंटरेस्ट की ज़्यादा लालच में इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं।
एक्सिस बैंक में क्या हुआ था, और एक कंडीशन और भी है इसके साथ, एक रूल और भी है कि अगर ये 81 बॉन्ड जो है, 81 बॉन्ड जो है उसमें, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको 81 बॉन्ड जो मैंने आपको बताया था कि जो 81 बॉन्ड है ये कभी कभी राइट ऑफ कर दिए जाएंगे। राइट ऑफ का मतलब कि जो बैंक की बैलेंस शीट होती है उसमें जो एनपीए चल रहा है, बिकॉज एनपीए क्या है, एनपीए देने से पहले कोई लोन था, अगर लोन डिफॉल्ट होके एनपीए में कन्वर्ट हो गया है तो कभी कभी बैंक उसको राइट ऑफ कर देते हैं, मतलब अपनी बैलेंस शीट से उसको हटा देते हैं। तो अगर राइट ऑफ भी किया जा सकता है, कब, अगर राइट ऑफ कर दिया तो फिर लोगों का पैसा तो गया। तो राइट ऑफ करने की भी एक सिचुएशन है, बोला ही जाता है कि जो कॉमन इक्विटी टेयर है, कॉमन इक्विटी टेयर अगर किसी भी वजह से 5.5% से कम हो जाता है, जैसे कि हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में क्या देखा था कि 9% टोटल मेंटेन करना था और 6 लोग कॉमन इक्विटी टियर में थे तो 6% हो रहा था। अगर ये 6% से कम हो जाए, 5.5% से कम हो जाता है तो जो एडिशनल टियर 1 बॉन्ड है इसको स्क्रैप करके राइट ऑफ किया जा सकता है। जो एक्सिस बैंक वाला प्रोसेस था जिसमें कि लगभग 8,000 समथिंग करोड़ रुपए का प्रोसेस था, इसमें राइट ऑफ ही कर दिया गया है। यही सबसे बड़ी इसमें मेन प्रॉब्लम हो रही थी। इसी वजह से 81 बॉन्ड को अनसिक्योर्ड बोला जाता है, प्रीपेच्योर बोला जाता है, और ये बेसल 3 के नॉर्म को लागू करने के लिए होते हैं। अब जब इतना ही खतरनाक है तो लोग इसमें पैसा क्यों लगाते हैं, बिकॉज इसमें मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है वो नॉर्मल बॉन्ड से ज़्यादा होता है। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, नहीं होंगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। देखिए गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब क्या है, देखिए सबसे गोल्ड एक्सचेंज, इस टॉपिक को समझने से पहले ईटीएफ समझ लिए, और ईटीएफ से पहले समझ लिए म्यूचुअल फंड क्या होता है। ध्यान से देखना, म्यूचुअल फंड क्या होता है कि एक कोई पर्सन होता है जो लोगों के पास जाता है और कहता है कि तुम लोग अपना अपना पैसा कुछ हमें दो और तुमसे वो पैसा मैं लूंगा और लेने के बाद उसको जाके कहीं पे करूंगा इन्वेस्ट। क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, और इन्वेस्ट करने के बाद अलग अलग शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, बुलियन मार्केट में, अलग अलग जगह पे जाके इन्वेस्ट करूंगा और इससे जो प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट को मैं फिर धीरे धीरे आप लोग को ट्रांसफर करता रहूंगा। ये होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो पर्सन है, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है, म्यूचुअल फंड मैनेजर है जो, ये क्या क्या करता है, एक्टिवली इन्वेस्ट करता है। इसी वजह से जो म्यूचुअल फंड होता है उसको हम लोग एक्टिव फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव फंड। क्यों, बिकॉज जो म्यूचुअल फंड मैनेजर ये खुद अपनी रिसर्च करके कि कहाँ पर हमको ज़्यादा रिन्यूमरेशन मिल सकता है उसके ऊपर ये बात करता है। लेकिन ETF इट इज नियरली आइडेंटिकल टू द म्यूचुअल फंड बट इट इज डिफरेंट इन अ सम एक्सटेंट। अब यहां पे देखिएगा, म्यूचुअल फंड एक एक्टिव फंड है, लेकिन जो ETF होता है वो एक पैसिव फंड होता है। ध्यान रखिएगा, पैसिव फंड में क्या होता है कि पैसा लोगों से लिया तो जाएगा लेकिन अपनी रिसर्च खुद नहीं की जाएगी, कहीं पर नॉर्मल लगा दिया जाएगा। अब कहां पे लगाया जाता है, जनरली उन जगहों पे लगाया जाता है जहां पर इंडेक्स होते हैं। जैसे अभी आप लोगों को शुरुआत में मैंने बताया, जैसे निफ्टी एक इंडेक्स है, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला, अगर निफ्टी बढ़ रहा है तो लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, निफ्टी कम हो रहा है तो लोगों को नुकसान हो रहा है। तो ये जो ETF में जो एक फंड मैनेजर होगा, लोगों से पैसे लेगा, वो जाके इंडेक्स की रिस्पेक्ट में एक ETF होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड उसको बोलते हैं, वहां पे जाके पैसा लगाएगा। अब वो इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो पैसा उनका बढ़ जाएगा। जैसे मान लो निफ्टी इंडेक्स लगा दिया, निफ्टी ETF लगा दिया, तो निफ्टी ETF उसका एक अलग से ETF भी है। अगर वो निफ्टी आगे बढ़ेगा तो आपका पैसा बढ़ रहा है, निफ्टी कम होगा तो आपका पैसा कम होगा। ये इजीली अंडरस्टैंडेबल भी है, तो लोगों को थोड़ा सा इसमें फेथ आता है कि भैया ऐसा है कि ज़्यादा इसमें रिस्क भी नहीं है, और अगर निफ्टी बढ़ेगी तो उसमें पैसा बढ़ेगा, निफ्टी कम होगी तो पैसा कम हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर बैक में क्या है, निफ्टी है, लेकिन अगर इसी के बैक में गोल्ड आ जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्ड ETF बोल दिया जाता है। इट मीन्स कि जब गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे होंगे तो गोल्ड ETF के भी प्राइस बढ़ जाएंगे, जिससे लोगों को बेनिफिट होगा, और ये चीज़ें गोल्ड के प्राइस कम होंगे तो लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और भी कई सेगमेंट है, फिलहाल आपको इतना ही जानना है कि जो ETF होता है इट इज़ नियरली आइडेंटिकल टू म्यूचुअल फंड, बट ये डिफरेंट इस रिस्पेक्ट में होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड एक एक्टिव फंड है और जो ETF है वो एक इनएक्टिव फंड है। और इसकी बैकिंग में क्या होता है कि इसको ETF को ट्रैक करना इजी होता है, क्योंकि हमको पता होता है कि ये किसके बैक में, अगर निफ्टी बैक में तो निफ्टी बढ़ेगा तो पैसा हमारा बढ़ेगा, निफ्टी कम होगा तो हमारा पैसा कम होगा। इसी तरीके से गोल्ड बैक में, गोल्ड की प्राइस बढ़ेंगे तो हम ईजिली ट्रैक कर सकते हैं, इसी वजह से थोड़ा ये सेफ होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप ट्रैक नहीं कर सकते, आपसे पैसा लिया, अब आपको नहीं पता कि वो पैसा कहाँ पे लगा है, या पता भी होगा तो थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा। इज दैट क्लियर, मोर देन सफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ADR और GDR। और ADR GDR छोड़िए, और IPO FPO जो जितने भी टॉपिक है उसको मैं एक ही उसमें कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखो, जैसे देखो, कोई एक कंपनी है इंडिया में,
सपोज दैट जोमेटो, ठीक है, जोमेटो कंपनी खुली और खुलते 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 उसने अपना अच्छा बिजनेस किया, धीरे धीरे बढ़ गया। अब उसने सोचा कि भैया ऐसा है कि मुझे और पैसे की ज़रूरत है, अब मैं चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में जाऊं, अपनी कंपनी को लिस्ट करूं और लोगों से पैसा उगाई करूं। तो जब कभी भी जोमेटो कंपनी पहली बार मार्केट में जाकर अपने शेयर्स को लोगों में सेल करेगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इज दैट क्लियर? अभी क्या होगा कि जोमेटो क्या अपने 100% शेयर कर देगी? नहीं। मान लो कि उसके 100 शेयर हैं टोटल उसके पास हैं, तो उसने क्या 100% स्टेक थी, बोला कि भैया हम 60% अपने पास रखेंगे और 40% जाके कंपनी को दे दें, मतलब कि मार्केट में लगा देंगे। तो 60% की हिस्सेदारी, मेजर चंक तो अभी उसके पास है, 40% बेच दिया। तो जब इनिशियल फेज में ये जो दिया, स्टॉक मार्केट में लगाया, तो इनिशियल फेज में जब मार्केट में अपने शेयर को लोगों के खरीदने के लिए रेडी रखा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईपीओ। अभी क्या होता है, आईपीओ हो गया, अब उसके बाद क्या होता है, 60% हिस्सेदारी किसके पास है, अभी भी कहीं ना कहीं जोमेटो के जो मेन स्टेक होल्डर उनके पास है। अब मान लीजिए कि आईपीओ हो गया, अब आईपीओ के बाद जो 60% स्टेक होल्डर है, ये कंपनी चाहती है कि हम इसको थोड़ा सा और शेयर मार्केट में लेके आए। तो क्या होगा, 60% से अब जो बचे हुए हैं, 60% का जो बचा हुआ है, अब इसके बोला उसने कि 60% में से 10% हम और मार्केट में लिक्विडेट करना चाहते हैं। तो जब फिर से आईपीओ की तरह ही और अपने हुए जो एग्जिस्टिंग शेयर है उसको सेल आउट करना चाहती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग होती है। अब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग बस यहीं पे देख लोगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इधर क्लियर, एक बार पढ़ लोगे चीजें क्लियर। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, डाइल्यूटेड एफपीओ क्या होता है, जब फ्रेश शेयर होते हैं तो उसको हम लोग डायलूटेड बोलते हैं। अनडायलूटेड का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उसको करते हो तो अनडायलूटेड होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आना, मार्केट में नहीं जाना है फिलहाल। नेक्स्ट, अब क्या हुआ कि ये जो आईपीओ का मतलब, आईपीएफ का मतलब क्या था कि कंपनी को पैसे मार्केट से उठाने थे। अब मान लो कि कंपनी ने, जो जोमेटो कंपनी थी, उसने इंडियन मार्केट से तो बहुत सारा पैसा उठा लिया, लेकिन उसने कहा यार हमारे जो कि मेरी कंपनी वर्ल्ड वाइड है, तो हम चाहते हैं कि यूएसए, यूके, यहाँ से भी पैसा कुछ उठाएं। तो अब होगा क्या कि अगर मार्केट, जो जोमेटो कंपनी है वो चाहती कि उसके शेयर जो है वो अमेरिका से भी रिलीज करे और वहाँ से भी हमको पैसा है, लेकिन जो आईपीओ इशू होता है उसमें बहुत सारे तीन झाम होते, बहुत काम करने पड़ते, मतलब कि आपको प्रॉस्पेक्टस छपाना पड़ता है, सेबी से रेगुलेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इस सब झमेले से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, जोमेटो क्या करेगी, वो जोमेटो जाएगी यूएसए, जोमेटो गई यूएसए, और यूएसए में जाने के बाद यूएसए में कोई एक डिपोजिटरी को ढूंढेगी। किसको, डिपोजिटरी को, स्पेलिंग पे फोकस मत करना, जो भी होगा। एक डिपोजिटरी को ढूंढेगी। डिपोजिटरी का मतलब क्या होता है, एक तरीके की एक फाइनेंस से रिलेटेड एक कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि यूएसए में है, एक यूएसए में डिपोजिटरी। अब इस डिपोजिटरी को जब जोमेटो ने ढूंढा तो जोमेटो क्या करेगी, अपने शेयर इस डिपोजिटरी को ढूंढ के दे देगी और इनसे ले लेगी पैसा। क्या करेगी, इनसे पैसा ले लेगी। अब क्या होगा कि अब इस डिपोजिटरी की प्रॉब्लम है कि वो अमेरिका में कुछ शेयर होल्डर को वो ढूंढे। तो कहने का मतलब है कि जब जोमेटो कंपनी इंडिया के बाहर जाकर मार्केट से पैसा निकालना चाह रही है तो उसके पास मार्केट अमेरिका में जाके अपना आईपीओ या एफपीओ लॉन्च करे, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस झमेले से बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें क्या होता है कि जोमेटो अमेरिका जाएगी, वहां पर अमेरिका की किसी डिपोजिटरी को ढूंढेगी, उसको कुछ अपने शेयर देगी और उससे पैसे ले लेगी। अब उस शेयर का डिपोजिटरी क्या करती है वो जाने। तो ये जो डिपोजिटरी गई है अमेरिका में जाके गई है, इसी को जब अमेरिका में होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं एडीआर, और अगर ये यूरोपियन मार्केट में हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग जीडीआर, और अगर यही सेम काम कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आके करेगी तो उसको बोलेंगे आईडीआर। इज दैट क्लियर? अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन एक बार यहां से देख सकते हो कि, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द कंपनीज टू रेज मनी आउटसाइड द कंट्री। बस इसको नहीं लैंग्वेज में लिख दिया मैंने, आपको अपनी इजिएस्ट लैंग्वेज में बता दिया है। अब ध्यान रखिएगा कि अब जैसे कोई मान लो कि यूएसए की कंपनी है, जैसे टेस्ला। अब टेस्ला चाहती है कि इंडियन मार्केट में आके हम कुछ रुपया कमाएं, तो टेस्ला कहाँ आएगी, इंडिया आई। इंडिया आने के बाद या तो वो स्टॉक मार्केट में अपनी लिस्ट कराएगी तो उसको आईपीओ कराना पड़ेगा, तो कहेगी आईपीओ पे नहीं करेगी तो इंडिया में कोई डिपोजिटरी को ढूंढेगी, डिपोजिटरी को ढूंढेगी और क्या करेगी, अपने शेयर डिपोजिटरी को दे देगी टेस्ला के। अब ये इस डिपोजिटरी की प्रॉब्लम है कि इंडिया में कैसे उसको सेल आउट करना है। तो अब क्या होगा, जो ये डिपोजिटरी है ये क्या कहला जाएगी, आईडीआर, इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट। अगर यही यूरोपियन मार्केट में हो रहा है, यूरोपियन एक्सचेंज में हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जीडीआर बोलते हैं,
आई होप कि चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। बाकी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है डब्ल्यूटीओ का न्यू एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज। बहुत सिंपल सा है, अगेन लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करेंगे। फिशरीज के ऊपर सब्सिडीज देने के बारे में जो बात थी उसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। न्यूज़ में क्या है कि स्विट्जरलैंड जो है वो पहले ही ऐसी कंट्री बनी है जिसने इस वाले एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, इस एग्रीमेंट को किया एक्सेप्ट। अब ये चीज़ पूरे तरीके से डब्ल्यूटीओ में लागू हो जाएगी। कब लागू होगी? जबकि डब्ल्यूटीओ के 2/3 मेंबर इसके ऊपर एग्रीमेंट के ऊपर अपना एक्सेप्टेंस दिखा देंगे। अभी डब्ल्यूटीओ स्विट्जरलैंड ने क्या है, तो डब्ल्यूटीओ के जितने भी मेंबर हैं वो इसमें 2/3 लोग कम से कम इसके अंदर एक्सेप्टेंस दिखाएंगे, तभी ये पूरी तरीके से लागू होगी। ये जो सब्सिडीज के ऊपर डिसीजन लिया गया, कब के लिया गया? 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जब 2022 में हुई थी उसके ऊपर लिया गया। ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या होती है कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डब्ल्यूटीओ की, कि अगर डब्ल्यूटीओ में कोई भी डिसीजन लिया जाता है वो इस मिनिस्ट्री की सबसे हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी है। बेसिक सी न्यूज़ है, क्या हमें और जानना है इसमें? बस ये ध्यान रखिएगा कुछ प्रोविजन है इसके जो पहली वाली लाइन में है। ये क्या होगा? फिशरीज सब्सिडीज जो आपकी दी जा रही है डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत, उसमें एक दो वर्ड है ध्यान रखना कि IUU, दूसरा स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, पीस क्लॉज, और ये सब चीज़ें क्या है। देखो हो क्या रहा है कि आप लोगों को पता होगा कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें सपोज दैट ये इंडिया है, तो इंडिया की ये जो जहाँ तक होती है बेस लाइन एक होती है, मान लो एक बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल कितना होता है? 1.85 किलोमीटर। तो समुद्र में जब डिस्टेंस को नापा जाता है तो नॉटिकल माइल में नापा जाता है। तो इसी तरीके से बेस लाइन से जब 12 नॉटिकल माइल की जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल सी। उसके बाद अगेन 12 नॉटिकल माइल, मतलब कि बेस लाइन से कितनी हो गई? 12 दूना 24 नॉटिकल माइल हो गई, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिजियस जोन। और उसके बाद बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल जो जोन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, ठीक है। तो बोला जाता था कि जो EEZ के अंतर्गत जो IUU हो रहा है, IUU का मतलब क्या है? इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग जो होती थी, मतलब कि रूल क्या है? उसके अगेंस्ट जाके काम हो, जितनी होनी चाहिए कोई रिपोर्ट ही नहीं हुई और अनरेगुलेटेड हो रही थी, तो उस पर क्या होता था? कभी कभी कंट्रीज उसमें सब्सिडीज देती थी, तो उसको रोकने के लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट आया है कि EEZ या EEZ के बियॉन्ड अगर किसी भी तरीके की IUU हो रहा है और जिसकी वजह से जो फिश का स्टॉक होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज फिशेज आप तो ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे पाई जाती हैं या बाउंड्री देख के यहाँ आ जाती हैं। अब चाइना वाली फिशेज तो इंडिया वाले में भी आ सकती है, इंडिया वाली तो वियतनाम वाले में जा सकती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि भैया आपके जो ग्राउंड है आप उसी के अंतर्गत करो, आपकी जो बाउंड्री है उसी के अंतर्गत करो। तो अगर कोई IUU वाली एक्टिविटी हो रही है और उसमें कोई कंट्री अपनी फिशिंग इंडस्ट्री को सब्सिडी दे रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये वाला मैकेनिज्म आया था। अब इसमें ध्यान रखिएगा कितने, इसमें एक प्रोविज़न थोड़ा सा दिया गया है कि इसका एक पीस क्लॉज मेंशन किया गया है कि भैया पीस क्लॉज का मतलब है 2 साल के लिए दिया गया है। अब ये 2 साल का पीस क्लॉज का मतलब क्या है कि 2 साल तक जो लोग डेवलपिंग, लीस्ट डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, उनको थोड़ी सी छूट दी गई है कि भैया ऐसा है कि आप लोग IUU को लागू करने में 2 साल का थोड़ा रिलैक्सेशन हो सकता है, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से थोड़ा सा आपको दिया जा रहा है। दूसरा मैटर क्या है? स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। अब ये क्या होता है? ध्यान रखिएगा जो सब्सिडीज दी जाती हैं WTO में वो कई तरह, जैसे एम्बर बॉक्स सब्सिडी होती है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी होती है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी होती है। लोगों को बस ये 3 ही पता है, लेकिन एक तीसरा भी होता है जिसको बोलते हैं स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है 2 साल का पीस क्लॉज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एंड द अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। अब ये SNDT क्या है, एम्बर बॉक्स क्या है, ग्रीन बॉक्स क्या है, ब्लू बॉक्स क्या होता है, इसके लिए अलग से थोड़ा समय चाहिए जो कि अभी यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमें टॉपिक को कंप्लीट करना है। ध्यान रखा? इसका मतलब क्या है कि अब फिशरीज के ऊपर जो सब्सिडीज जो WTO में दी जाने वाली थी उसको स्विट्जरलैंड ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया है और ये पूरे तरीके से लागू कब होगा? जब 2/3 कंट्रीज उसको एक्सेप्ट कर लेंगी। इसके कुछ मेन प्रोविजन क्या है? IUU क्या है? IUU एक तरीके की फिशिंग प्रैक्टिसेस में किया जाता है कि अगर फिशिंग जो की जा रही है वो इलीगल तरीके से हो रही है, अनरिपोर्टेड हो रही है, अनरेगुलेटेड हो रही है, तो जो लोग इसको कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लिए जाएंगे। क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट्स जो होती हैं इस पर सब्सिडीज देती हैं। अब उस सब्सिडीज की वजह से
कहीं ना कहीं जो कंट्रीज होती हैं उनमें आती है प्रॉब्लम, और उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यही वाला कॉन्सेप्ट लाया गया था। अब इसमें कुछ टर्म और दिए हुए थे कि जो ये इसमें पीस क्लॉज दिया जा रहा है वो 2 साल का दिया जा रहा है। पीस क्लॉज का मतलब क्या होता है कि जो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज है इनको इस वाले रूल्स एंड रेगुलेशन को लागू करने के लिए 2 साल का समय मिल रहा है कि 2 साल तक आप थोड़ा बहुत मैनेज। नेक्स्ट टॉपिक, की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट इन एक्सटर्नल सेक्टर। बोर्ड ऑफ ट्रेड बहुत ज़्यादा खास नहीं है। बोर्ड ऑफ ट्रेड के बारे में एक दो चीज़ें आप जान लीजिए कि इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2019। इसको मर्ज किया गया था काउंसिल फॉर ट्रेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन को बोर्ड ऑफ ट्रेड के साथ। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो कि 2022 से लेकर 2027 तक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भारत से फॉरेन ट्रेड को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए सजेशन देते हैं। अब इसमें मेन स्टेक होल्डर कौन होते हैं? स्टेट से भी आते हैं, यूनियन टेरिटरी से भी आते हैं, सीनियर ऑफिशियल भी होते हैं। कहाँ से? पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के। इज दैट क्लियर? इसका मेन पर्पस क्या होता है कि भारत से किस तरीके से ट्रेड को प्रमोट किया जा सके फॉरेन में। सिंपल इज दैट। नेक्स्ट टॉपिक, यूएस बिकम इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन बन सकते हैं। इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन बन गया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इंडिया का सबसे नंबर 1 पे टॉप ट्रेडिंग पार्टनर हो गया यूएसए, दूसरे पे है चाइना, और तीसरे नंबर पे कौन हो जाता है? तीसरे नंबर पे आता है यूएई, सऊदी अरेबिया एंड इराक। ट्रेडिंग पार्टनर मतलब कि हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड किसके साथ होता है? यूएसए के साथ होता है, उससे पहले चाइना के साथ। पहले हमारा चाइना के साथ होता था, लेकिन अभी हम जो यूएस के साथ सरपास कर गया है। अब ट्रेड का मतलब क्या है यहाँ पर? ट्रेड का मतलब क्या हो रहा है कि कितना इंपोर्ट हो रहा है और कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। जब दोनों को मिला के देखा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड। अब जो ये ट्रेड है इसमें इंपोर्ट कितना और एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, ध्यान रखिएगा। यूएसए के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, मतलब हम यूएसए को एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं बल्कि इंपोर्ट कम करते हैं। चाइना के साथ आ जाएंगे तो चाइना के साथ हम ट्रेड डेफिसिट में हैं। चाइना से इंपोर्ट हम ज्यादा करते हैं बल्कि एक्सपोर्ट कम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से और भी चीजें देखिएगा। तो न्यूज क्या है कि न्यूज़ ये है कि जो यूएसए है वो चाइना को सरपास करके इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बन गया। दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे पे यूएई है। और इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को किया जाता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जब देखा जाएगा तो यूनाइटेड स्टेट के साथ हम ट्रेड सरप्लस में है, और चाइना के साथ देखेंगे तो ट्रेड डेफिसिट में है। अब ये बताइएगा यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ हम कैसे हैं? ट्रेड सरप्लस है या ट्रेड डेफिसिट में? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ओपन एक्सेस मूवमेंट। अब देखिए, ओपन एक्सेस मूवमेंट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई यूएसए में कोई एक पर्सन है जिसने कोई सी चीज़ रिसर्च किया और उसने अपना पेपर कहीं पब्लिश किया है। अब वो इन्फॉर्मेशन अगर इंपॉर्टेंट है तो वो सर्कुलेटली ईजिएस्ट वे में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट हो जानी चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमारी ओपन एक्सेस होनी चाहिए। ऑनलाइन पब्लिकेशन का ओपन एक्सेस होना चाहिए। अब किसी ने मान लो कि कोरोना की दवाई खरीदी तो उसका जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सब जगह इजीली अवेलेबल हो जाए, तो उसको हम लोग जनरली ओपन एक्सेस बोलते हैं। और ओपन एक्सेस मूवमेंट उसी को बोलते हैं कि वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन थी वो इजीली हर जगह हो जाए। अब इसमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें ध्यान रखिएगा 2 चीज़ें हैं कि बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव और बर्लिन डिक्लेरेशन ऑन ओए टू नॉलेज, ये 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि ये इस चीज़ से रिलेटेड। अब इसमें जानने की कोशिश ये ना करिए इसके, हाँ एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि इन दोनों के क्या इंडिया मेंबर है या नहीं है। तो ओपन एक्सेस मूवमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी ऑनलाइन पब्लिकेशन हो रहा है उसकी इजीली एक्सेस इंडिया में या वर्ल्ड वाइड हो पा रही है या नहीं हो रही है। और यूनेस्को इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेंट है, वो चाहता है कि ओपन एक्सेस मूवमेंट होना चाहिए। और इससे ओपन एक्सेस मूवमेंट को लेकर 2 इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है। पहला है बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव और दूसरा है बर्लिन डिक्लेरेशन ऑन ओपन एक्सेस टू नॉलेज। ध्यान रखिएगा, इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है इसके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन अगर नहीं भी बता पा रहे तो एटलीस्ट आपको इतना तो जरूर पता होना चाहिए कि 2 चीज़ें किस चीज़ से संबंधित है। नॉर्मल से पूछ सकता है। आगे बढ़े, रिवर्स फ्लिपिंग। अगेन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फ्लिपिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले रिवर्स फ्लिपिंग को जानने से पहले समझ लिए फ्लिपिंग का मतलब क्या होता है कि इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंटायर ओनरशिप और एन इंडियन कंपनी टू एन ओवरसीज एंटिटी। अब इंडिया की एक कोई कंपनी थी, उसने कोई बहुत अच्छी कंपनी बनाई, उसने कुछ IP वाला के कॉपीराइट ये सब चीज़ें लिए। अब वो क्या काम करे कि यूएसए में जाके वो चीज़ किसी को यूएसए वाले को बेच दे और टोटल ओनरशिप 100% ओनरशिप किसको दे दी? बाहर के एक एंटिटी को दे दी, तो उसको बोलते हैं फ्लिपिंग।
अब रिवर्स फ्लिपिंग उल्टा हो जाएगा कि इंडिया की एक कंपनी थी, यूएसए गई और यूएसए में जाने के बाद फिर से वापस इंडिया में आ गई, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स फ्लिपिंग बोल रहे होते हैं। अगेन ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, एंजल टैक्स। अभी एंजल टैक्स क्या होता है, ध्यान से देखना कि जैसे जब कोई स्टार्टअप या छोटे बिजनेस होते हैं तो इनको शुरुआत में पैसे की ज़रूरत होती है। तो होता क्या है कि पैसे की इनको ज़रूरत हो रही होती है, तो एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत ज़्यादा रुपया है, क्या है, बहुत ज़्यादा उसके पास रुपया है, वो परी की तरह आया, इसको पैसे दे दिए। और क्यों, इतने अच्छे तो है नहीं कि परी की तरह आके, परी तो कुछ लेती भी नहीं है, ये आएंगे और इनको पैसे देके चले जाएंगे ताकि तुम अपना बिजनेस अच्छा कर सको। क्यों दिया इन्होंने पैसा, पैसा इस वजह से दिया कि ये जो पर्सन है जिनको एंजल इन्वेस्टर बोला जाता है, इनको पता है कि ये जो स्टार्टअप है आगे चल के बहुत बढ़ जाएगा। तो आगे चल के बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात, अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो इनसे कुछ इसके शेयर लिए ले रहे हैं, तो जब शेयर ले लेंगे तो हमारी इसमें मेंबरशिप हो जाएगी। तो ऐसे इन्वेस्टर जो स्टार्टअप और बिजनेस में आके पैसा लगाते हैं जिसमें ग्रोथ रेट बहुत अच्छी होगी फ्यूचर में, उन लोगों को एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। अब जब ये लोग आके लगाते हैं तो सरकार ने कहा ठीक है, फ्री में कहे लगा रहा, थोड़ा बहुत हमको भी दे दो, हम भी खा पी लें। तो जब ऐसा टैक्स जो कि एंजल इन्वेस्टर के ऊपर लगाया जाएगा उसको एंजल टैक्स बोला जाएगा। सिंपल, बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है स्विफ्ट। अब स्विफ्ट क्या है कि सबसे पहले फुल फॉर्म देख लिया, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अब इसमें होता क्या है कि जितनी भी जो वर्ल्ड की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वो आपस में कनेक्ट हैं, तो अगर एक तरीके का ट्रांसफ़र इंडिया से हुआ और इंडिया ने रशिया को, मतलब कि यूएसए को कोई पैसा ट्रांसफ़र किया, तो स्विफ्ट के माध्यम से होता है। अब क्या हुआ है कि यूएसए ने रशिया को थोड़ा सा थ्रेटन किया कि भैया ऐसा है कि हम तुम्हें स्विफ्ट मॉडल से हटा देंगे, नियरली हटा देंगे। तो रशिया ने कहा ठीक है, तुम हटा दोगे तो हम एक नई चीज़ बना लेंगे। अब वो नई चीज़ उसने क्या बोली, द सिस्टम ऑफ ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस, SPFS। उसने कहा ठीक है, तुम अपना रखो, हम अपना बना देते हैं। तो SP, सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेंजर, इज जस्ट लाइक अ स्विफ्ट मैकेनिज्म इनिशिएटेड बाय द रशिया। और उसने, रशिया ने RBI से प्रपोज किया कि भैया आओ, तुम अगर हमारे साथ ट्रांजेक्शन करना है तो हम SPFS माध्यम के साथ करना चाहते हैं। इज दैट क्लियर? बाकी स्विफ्ट कैसे वर्क करता है एक अलग डिटेल वीडियो चाहिए, अगर मन करेगा तो बताइएगा, उसको हम बना सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इंडिया। एक्सिम बैंक की एक सब्सिडियरी कहां पे खोली जा रही है, गिफ्ट सिटी गुजरात में। गिफ्ट सिटी कहां पर है, गांधीनगर। ध्यान रखना चीज़ें क्या हो रही हैं। अब ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में पिछली वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ, बाकी अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका एक मेन मैकेनिज्म है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक वर्क कैसे करता है, जैसे मान लो कि ये है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। अब ये किसी कंपनी के पास, मान लो कोई जैसे श्रीलंका कंपनी है, अब श्रीलंका के पास तेल की क्राइसिस आ गई, तो ये कहेगा ऐसा श्रीलंका का, लो भैया तुम हमसे लोन ले लो, और ये सॉफ्ट लोन है, मतलब इस पर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, सॉफ्ट लोन है। तो कहा कि $500 मिलियन का तो हमसे लोन ले लो। तो श्रीलंका ने कहा ठीक है, हमको दे दो, सॉफ्ट लोन हो गया। क्या, लेकिन एक कंडीशन है, अब जो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है कि आ रही, तेल की प्रॉब्लम आ रही है, तो बना हुआ जो तेल है वो तुम हमें से खरीदोगे। तो मतलब कि यहाँ से घुमाया यहीं पे डाल दिया एकदम। तो इसको, ये इस तरीके से वर्क करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इसी तरीके से वर्क करता है, ये सही नहीं है, इस तरीके से भी वर्क करता है। सॉफ्ट लोन देता है, इस तरीके से वर्क करता है। बाकी डिटेलिंग क्या इसमें पढ़ लो, अब इसको एक्सप्लेन करके समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल IP इंडेक्स, इंडिया की रैंक 42 हो गई है। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको लॉन्च करता है, खाली देख लीजिएगा, घबराने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, लेबर एंड नेक्स्ट टॉपिक, ई श्रम पोर्टल। क्या न्यूज़ में है, ई श्रम पोर्टल हैज़ हाईलाइटेड द plight of unorganized and informal sector in India as well as the sharp social disparities। मतलब इसकी वजह से पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। हुआ क्या है, न्यूज़ कंटेक्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये ई श्रम पोर्टल क्या है। ई श्रम पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसके ऊपर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो है उनकी डिटेल पाई जाती है। अनऑर्गेनाइज जो वर्कर हैं उनकी डिटेल पाई जाती है। अब ये क्यों बनाया गया, ये जो बनाया गया है ये सुप्रीम कोर्ट की एक फटकार के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कस के फटकार लगाई कि साले तुम लोग जो EPFO फलाना ESIC वाले जो बेनिफिट हैं सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को, अनऑर्गेनाइज नहीं है। तो एक डेटा के आधार पर बताया गया कि 90% से ज़्यादा जो वर्कफोर्स है वो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पाया जा रहा है। तो अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में हमारे पास क्या डेटा है, कहाँ पर उनकी स्थिति के बारे में बयान किया गया है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए एक ई श्रम पोर्टल बनाया। अब यहाँ पे कुछ की टर्म है जो कि हम लोग को जानना है। पहले ई श्रम पोर्टल के बारे में भी कुछ जान लेंगे और साथ ही साथ अनऑर्गेनाइज वर्कर होते क्या, किसको बोलते हैं, उसको जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे अनऑर्गेनाइज वर्कर होते क्या। ध्यान देना, अनऑर्गेनाइज वर्कर एनी वर्कर हु इज अ होम बेस्ड वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और अ वेज वर्कर इन अनऑर्गेनाइज। ऐसा कोई भी पर्सन जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगा हो उसको अनऑर्गेनाइज वर्कर बोलते हैं। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, इसकी अलग अलग तरीके की डिटेल है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिवॉल्व काम करने वाला कोई भी पर्सन होगा उसको हम लोग ऑर्गेनाइज वर्कर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी पाया जाने वाला कोई वर्कर हो, लेकिन अगर उसको ईपीएफओ और ईसेक वाले बेनिफिट प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिलती हैं वो नहीं मिल रही है, तब भी उसको हम लोग अनऑर्गेनाइज वर्कर बोलते हैं। तो अनऑर्गेनाइज वर्कर जो है वो दो तरीके का है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला वो तो है ही अनऑर्गेनाइज वर्कर, साथ ही सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी काम करने वालों को अनऑर्गेनाइज बोलेंगे अगर उसको ईपीएफओ या गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो सब ना मिल रही हो। अगर उसको नहीं मिल रही है तभी वो अनऑर्गेनाइज वर्कर कहलाएगा। अब ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या बोलते हैं, जनरल डिफिनेशन ये होती है कि अगर कोई भी संस्था ऐसी है जिसमें 10 लोगों से कम लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है। बाकी डिटेलिंग और है, उसमें जा सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं, ई श्रम पोर्टल के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ई श्रम पोर्टल के अंतर्गत अगर कोई भी वर्कर अपने आप को इनरोल कराता है तो उसके कुछ बेनिफिट होते हैं। सबसे पहली बात है कि उसको 12 डिजिट का एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा। ठीक है, 12 डिजिट का यूनिक। अब उसमें क्या होगा, इससे ही होगा क्या कि अगर मान लो कि उसका कभी खुदा न खासा एक्सीडेंट या ईश्वर न करे कुछ एक्सीडेंट होता है, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है, डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, परमानेंट डिसएबिलिटी होती है, तो उसको 2 लाख रुपए, और अगर नॉर्मल से कोई एक्सीडेंट होता है 1 लाख रुपए का बीमा उसको दिया जाता है। इज दैट क्लियर? 2 लाख रुपए, और अगर नॉर्मल से कोई डिसेबिलिटी तो उसके लिए 1 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। ठीक है, इंश्योरेंस कवर उसको है। ठीक, अब इसके अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बस इतना जाने की ज़रूरत है, बाकी आप इसके बारे में अंदर से पढ़ लीजिएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, इसके लिए रिस्पेक्टेड मिनिस्ट्री कौन सी है, इसके लिए जो रिस्पेक्टेड मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। ओके, कहाँ पर अनऑर्गेनाइज वर्कर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर, माइग्रेंट वर्कर, ये सब जगहों पर अनऑर्गेनाइज वर्कर लोग काम कर रहे होते हैं। ओके, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अगेन इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट देख लेना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है कि इनकी रिपोर्ट कौन कौन सी है, ये देख लेना बहुत ज़रूरी है। कब आया, 1919 में। यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज एजेंसी तो है, लेकिन यूनाइटेड नेशन बनने से पहले बन गई थी, लीग ऑफ नेशन के बाद। ओके, और उसके बाद इनकी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको जान लो, इनकी रिपोर्ट कौन कौन सी है। रिपोर्ट से क्वेश्चन बनता है और कन्वेंशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लेना, नजर मार लेना कि इनकी मेन कन्वेंशन कौन कौन सी है। उसके बाद पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हो गया, एनुअली पब्लिश होता है। ठीक है, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में पाई जाती है। ठीक है, 5वीं रिपोर्ट है। ठीक, अब क्या है, पीएलएफएस में बस 2-3 चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है, पीएलएफएस जो है कुछ इसके टर्म है वो ध्यान में रख लेना। क्या, एलएफपीआर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो। अब ये होता क्या है, देखो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, एलएफपीआर डिफाइंड परसेंटेज ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब कि टोटल पॉपुलेशन का कितना % लोग लेबर फोर्स में। अब लेबर किसको बोलते हैं, देखो, इंडिया में 14 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको काम करना अलाउड नहीं है। 14 से लेके 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको हजार्डस इंडस्ट्री में करना अलाउ नहीं है, और जो 18 साल से प्लस वाले हैं उनको तो काम करना अलाउ है। तो 14 साल से लेके वर्किंग पॉपुलेशन जो 59 ईयर या जो भी होती हो, उस बीच में जितने भी लोग हैं, चाहे एम्प्लॉयड हो चाहे एम्प्लॉयड ना हो, चाहे न कुछ भी हो, मतलब कि बैठे हो मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
लेकिन 14 से वर्क लेबर फोर्स में हो, उनको आपका लेबर फोर्स काउंट किया जाता है। अब ये बोल रहा है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या होता है, आप देखिए जो मैंने आपको बताया कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन और नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन। जो एम्प्लॉयड हैं वो भी तो काम तो कर ही रहे हैं ना, अनएम्प्लॉयड वो लोग हैं जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, उसको टोटल डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल पॉपुलेशन से, क्या निकल आएगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। इसका इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन। इससे ये एग्जैक्ट पता चलता है कि किसी भी पॉपुलेशन में एम्प्लॉयड लोग कितने हैं, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, इससे हमारा वर्कर पॉपुलेशन लोड निकल आता है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन इन लेबर फोर्स। ध्यान रखना कि टोटल लेबर फोर्स को यहाँ पे नीचे रखा गया है, लेबर फोर्स नीचे वाला रखा गया है और ऊपर वाला नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड। इसी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो थोड़ा कम निकलता है। अगर नीचे टोटल पॉपुलेशन को लिख देंगे तो बवाल हो जाएगा। तो नीचे क्या रखा जाता है, लेबर फोर्स का रखा जाता है, ऊपर नंबर ऑफ एम्प्लॉयड लोगों को रखा जाता है, और उसके बाद हमारे क्या निकल के आता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल के आता है। न्यूज़ में क्या है कि जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो थोड़ा बढ़ा है, इसी तरीके से वर्किंग पॉपुलेशन रेट वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है, देख लेना इसमें, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो थोड़ा सा कम हो गया है। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो कि PLFS में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान से देखना, एक्टिविटी स्टेटस क्या होता है। एक्टिविटी स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज परस्यूड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड रेफरेंस पीरियड। एक्टिविटी मतलब कि एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में एक पर्सन ने क्या किया है, वो एम्प्लॉयड था या नहीं था, अनएम्प्लॉयड था या अनएम्प्लॉयड नहीं था, एक स्पेसिफाइड टाइम में उसने क्या किया है, उसके आधार उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी स्टेटस। और एक्टिविटी स्टेटस क्या होता है, कई तरीके से डिफाइन होता है, एक होता है यूजुअल स्टेटस, एक होता है करंट वीकली स्टेटस। यूजुअल स्टेटस क्या होता है कि जिस समय ये सर्वे हो रहा है उससे पिछले वाले प्रीसीडिंग वाले एक साल में आदमी एम्प्लॉयड था या नहीं था, या उसने उसमें क्या किया। लास्ट वन रेफरेंस पीरियड ऑफ, मतलब कि आज सर्वे हो रहा था, आज से पहले 365 दिन तक उस बंदे ने क्या किया, उसको यूजुअल स्टेटस बोलते हैं। करंट वीकली स्टेटस का मतलब क्या होता है कि जिस दिन सर्वे हो रहा है उससे एक हफ्ता पहले, 7 डेज पहले, उसको करंट वीकली स्टेटस बोल देते हैं। इज दैट क्लियर, करंट वीकली स्टेटस उसको बोल देते हैं। अब ध्यान से एक चीज और भी देखो, यूजुअल स्टेटस जो है वो 365 दिन और करंट वीकली स्टेटस जो वो 7 डेज के लिए। यूजुअल स्टेटस में ही थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ा दें तो एक कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस और सब्सिडियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेटस। प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस में क्या होता है कि ये जो 365 दिन, जो जिस दिन सर्वे हो रहा है पिछले वाला 365 दिन था, उसमें लॉन्ग टर्म मेजर टाइम उसने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। अगर मेजॉरिटी ऑफ टाइम उसको काम मिला तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस से डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से आपका होता है सब्सिडियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेटस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस शायद इसमें यह है कि अगर कोई भी अपने एक्टिविटी स्टेटस में 365 दिन में जो काम कर रहा था उसमें कुछ एडिशनली उसने 30 दिन का काम और कर लिया, बस उसको हम लोग सब्सिडियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेटस बोलते हैं। बस इतना ध्यान में रखना है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, यूजुअल स्टेटस क्या होता है, और प्रिंसिपल, ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ से देखिएगा, इसको पढ़िए, पूरी लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या लिखा हुआ है कि इट वाज, ये तुमको पता ही हो गया, एस्टिमेटिंग द की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर WPR, LFPR, UR in a short time interval of 3 months for the urban area only in the current weekly status. It means कि जो की पैरामीटर है वो करंट वीकली स्टेटस में किसके लिए लागू किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरिया के लिए। तो करंट वीकली स्टेटस में अर्बन एरिया के लिए डेटा लिया जाता है, ना कि रूरल एरियाज के लिए। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि जो द एस्टिमेट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर इन बोथ यूजुअल स्टेटस, यूजुअल स्टेटस के कौन से है, यूजुअल स्टेटस के 2 पार्ट थे ना, प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस और सब्सिडियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेटस, एंड CWS,
इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया एनुअली। मतलब कि वीकली वाला जो 3 शॉर्ट पीरियड के लिए सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरिया के लिए लिया जाता है और उसमें से CWS को ही मेंशन किया जाता है। और जो आपका एनुअली आपका जो एनुअली स्टेटस होता है उसमें आपका रूरल एरियाज के लिए भी और अर्बन एरियाज के लिए भी लिया था। इट मीन्स कि शॉर्ट टर्म के लिए जब डेटा लिया जाता है तो सिर्फ अर्बन एरिया के लिए, लेकिन जब लॉन्ग टर्म के लिए डेटा लिया जाता है तो अर्बन और रूरल दोनों के लिए लिया जाता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाली है, घबराने की जरूरत नहीं है, एज सिंपल इज दैट। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इसी की अगला सेगमेंट लास्ट होगा, मैं इसी में बना सकता था लेकिन नहीं बनाया बिकॉज वो आप लोग के लिए बोरिंग हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए, डबल स्पीड करके देख लीजिएगा, एकदम इजीएस्ट वे में समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर हिट करिए और जो भी इशू हुआ करे जरूर बताइए बिकॉज आपका एग्जाम है। अगर मैं कुछ भी मदद कर सकता हूँ तो आपके लिए हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड डेफिनेटली यू आर द लेजेंड्स। थैंक यू सो मच।